नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1। बच्चों, उससे पहले जो संख्या पद्धति है उसके बारे में, जो संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो हमने पहले से बना रखा है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वो भी डाल के रखी हुई है, वहाँ पे जा करके आप उसको देख के और संख्या राशि रेखा के बारे में सारी चीजें आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे और जान पाएंगे वहाँ पर जा करके। तो बच्चों, ये जो प्रश्नावली है 1.1 ये लोग हम हल कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखना है? हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि क्योंकि इसे क्योंकि इसे संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला तो बच्चों क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चों, जो शून्य है इसे हम संख्या रेखा पर तो दिखाते ही हैं, संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसके तीन रूल है बच्चों, तीनों रूल आपको पता होने चाहिए। तो तीनों रूल कौन से हैं? तो बच्चों, परिमेय संख्या का तीन रूल होता है, पहले वो जान लीजिए। पहला रूल क्या होता है बच्चों? हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा रूल क्या है बच्चों? दूसरा रूल जो होता है इसका दूसरा वाला, वहां पे ये है कि इसके q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और तीसरा मतलब ये एक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा ये एक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूर्णांक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक तो बच्चों आपको पता है कि -4, -3, -2, -1 और 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है बच्चों? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जो उन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं और ये पूर्णांक भी कहलाते हैं। तो पहला है यहाँ पे बच्चों, अगर हम देखें तो p बटा q यहाँ पे जो दिया गया संख्या, मतलब हमें क्या दिया गया? शून्य दिया गया है। अगर शून्य देखें तो पहला रूल, उसे क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख के देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख के देखेंगे तो शून्य बटा क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहला तो क्या हो गया? शून्य बटा एक। तो यहाँ पे अब जो q है, अगर यहाँ पे इसके बगल में हम देखें तो इसे p बटा q के रूप में अगर लिखें तो p बराबर हमारा क्या आ रहा है? तो p बराबर क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। p बराबर क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है।
और जो क्यू का मान है, क्यू का मान कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। क्यू कितना है, 1 है। तो मतलब पहला तो ये पूर्णांक, और दूसरा तीसरा मतलब रूल तीसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे 0 पूर्णांक होना चाहिए। देखो ये सभी क्या है, पूर्णांक नंबर हैं, तो पूर्णांक में 0 यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है बच्चों, और 1 भी यहाँ पे उपस्थित है, मतलब 0 भी है और 1 भी है, ये दोनों पूर्णांक में स्थित हैं। तो इसी से हम जान सकते हैं कि ये मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं है, यही हमें देखना होता है। तो ये 3 नियम अगर आप लगाएंगे तो जान जाएंगे। अगर बच्चों जो दूसरी संख्या होती है, अगर इसको पलट के लिख दें, अगर हम इसको लिख दें 1/0, अब 1/0 क्या है बच्चों, तो देखो पहले तो क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू का मान 0 है, ठीक है, ऊपर 1 है, तो इसका अब शून्य का कोई भाग तो होता नहीं है। देखो इसको जानते कैसे हैं हम, जैसे मान लो कि एक सेब है, ठीक है, एक आपने सेब लिया और सेब के 4 बराबर भाग किए, ठीक है, मतलब आप 4 लोग हैं, एक सेब ले आए और चारों लोग खा रहे हैं, तो 4 लोगों में अगर जब बांटा जाएगा तो इसका कितना भाग एक के पास जाएगा, 1/4 जाएगा, ठीक है। 2 के पास कितना जाएगा, तो 2 के पास मिला करके 2/4। 3 के पास कितना जाएगा बच्चों, तो 3/4। और चारों के पास कितना रहेगा, चारों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4/4। अगर 4/4 से इसको काट दें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे शून्य है, देखो यहाँ पे पूरा एक सेब था, तभी इसके भाग किए, तब जाकर के ये भाग बने हैं। और शून्य का कोई भाग तो होता नहीं है, जब संख्या ही शून्य है, मतलब एक कल्पना ही तो है। अगर जैसे आप कल्पना करें कि आप सेब खा रहे हैं, वो आपके पास सेब हो ही ना, ठीक है, तो कल्पना में आप एक सेब खा गए या एक भाग खा गए, सेब था ही नहीं, वही वाला हाल है यहाँ पे। तो मतलब 0 जब रहेगा तो यहाँ पे उसका कोई भाग नहीं होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होती है। 0/1 मतलब 1/0 कभी परिमेय संख्या नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया, इसे मतलब संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, और बच्चों इसे P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, तो इसको हम 0/1 या 0/2 या 0/3 के रूप में लिख भी सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से लिख के बता देंगे, या इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे अगर इसका हम मान निकालें, तो यहाँ पे P बराबर कितना हमारा 0 है, और Q बराबर कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है, और Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसका ये रूल होता है। तो Q बराबर क्या है हमारा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे Q का मान 0 नहीं है। तो बस आप समझ लीजिएगा, जान लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो 3 और 4 दिया गया है, अभी ये परिमेय संख्या के रूप में तो है नहीं, तो परिमेय संख्या रूप में लिखने के लिए हम इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 3/1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4/1, ठीक है। अब ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे P बराबर 3 और Q बराबर हमारा 1 हो गया, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख ली। अब बच्चों का ध्यान दें, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको अगर कभी भी ऐसा सवाल मिले जहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो वैसे तो इसके कई रूल होते हैं, ठीक है, तो आपको हम इसके 3 रूल होते हैं, तो तीनों रूल आपको बता देते हैं। तो पहला रूल क्या होता है बच्चों, जितनी भी परिमेय संख्या पूछ रहा है उससे एक अधिक से क्या करना है, अंश और हर में गुणा। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उससे एक अधिक से गुणा, उससे एक अधिक से अंश तथा हर में गुणा कर दो, अंश तथा हर में गुणा, ठीक है बच्चों। तो पहला रूल तो ये है कि जितनी भी परिमेय संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए हमें क्या करना है, अंश और हर में, मतलब अगर 6 निकालनी है तो हम 7 से अंश और हर में गुणा करके निकाल लेंगे,
दूसरा रूल क्या है बच्चों, जो भी संख्या निकालनी है उसको दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलना, दशमलव रूप में बदलना, दशमलव रूप में बदलना। ठीक बच्चों, दूसरा रूल क्या होता है, दशमलव रूप में बदल करके हम उसको बीच की परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तीसरा रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला लगता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो तीसरा जो रूल होता है बच्चों 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इससे भी हम, इस वाले रूल से भी हम अनंत मतलब जितनी भी परमेय संख्या, चाहे एक ज्ञात करनी हो, दो ज्ञात करनी हो, तीन ज्ञात करनी हो, तो बीच की परमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों से हम बीच की परमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहला, जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है उससे एक अधिक से अंश तथा हर में गुणा कर देना है। दूसरा रूल क्या है कि जो संख्या दी गई है उसको हम दशमलव रूप में बदल लेंगे और बीच की परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तीसरा रूल क्या होता है बच्चों, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब जो संख्या दी होगी, ए बी कोई संख्या दी होगी हमें, ठीक है, तो उसे a तथा b के स्थान पर रख करके हम इस प्रकार से उसके हम जो बीच के परमेय संख्याएं हैं वो निकाल सकते हैं। हम इन तीनों के ऊपर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तो जो चैप्टर पे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करना है। अभी जो पहला फार्मूला है उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे परमेय संख्या कितनी निकालनी है, 6। तो हमें क्या करना है, 6 + 1 यानी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। 7 निकल के आ गया। तो अब लिखेंगे 7 से, मतलब 7 से क्या करना है बच्चों, इसके अंश तथा हर में गुणा कर देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, 7 से अंश तथा हर, अंश तथा हर में गुणा करने पर, में गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, तो अंश तथा हर में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करो बच्चों, 7 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 21 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7। दूसरी संख्या जो निकल के आएगी बच्चों, 7 चौके कितना हो जाएगी हमारी 28 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7। तो 21/7 और 28/7 के जो बीच की परमेय संख्या होगी बच्चों वो क्या निकल के आएगी, तो 21/7 से आगे से हम इसके आगे से लिखेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा बच्चों 22/7। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 23/7, फिर आ जाएगा हमारा 24/7, फिर 25/7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 26/7, फिर आ जाएगा बच्चों हमारा 27/7। ठीक है, अब देखो कितनी 6 सर परमेय संख्या बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या ये हो गई। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। जो बीच की हमें 6 परमेय संख्या निकालनी थी तो ये बीच की परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसे बच्चों हमने पहले आपको बताया था कि हम 3 रूल का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो पहले में गुणनखंड का मतलब गुणा वाला रूल इस्तेमाल किया था और इसमें दशमलव वाला हम रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जो सेकेंड वाला है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हल में क्या करना है बच्चों, पहले जो संख्याएं दी गई हैं इनको हम दशमलव में बदल लेते हैं, तभी आप जान पाएंगे तीनों रूल। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है तो 3/5 दी गई है। तो बच्चों अगर 5 पर नीचे वाली संख्या से हमें 5 ऊपर वाली संख्या को भाग देना होता है हर से अंश में। तो 5 से अगर बच्चों हम 3 को भाग देंगे तो 5 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर 0 दशमलव बढ़ा करके हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पे फिर 5 छक कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो 3/5 का जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो बच्चों क्या निकल आएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0.6। ठीक है बच्चों, जो अगली संख्या दी गई है हमें, दूसरी वाली जो संख्या है वो है हमारा 4/5। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें 4 से 5 में भाग 5 से 4 में भाग देना है। सॉरी बच्चों, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में तो मतलब हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 5 से क्या करेंगे हम 4 को भाग देंगे। तो 5 से 4 में भाग जाएगा नहीं, संख्या छोटी है, अंदर वाली संख्या 4 छोटी है। तो क्या करें 0 दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 5 का पहाड़ अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 का दशमलव प्रसार निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा।
अब बच्चों हमारी दोनों संख्या निकल गई है, तो हमें क्या करना है, अब इसके बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो संख्या हमारी निकल के आई है उसको लिख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है बच्चों, 0.6। और और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 0.8 है। अब इसके बीच की 5 परमेय संख्या लिखनी है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे कि 0. अब 6 है और 8 तक हमें जाना है, तो 6 और इसके बीच के वैसे 1 लिख लेगी, तो इसको 6.1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 और 6 पॉइंट मतलब 0.62 और 0.61, ये 2 हो गया। तो 0 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6.3, और 0 हो जाएगा हमारा 6.4, और 0 हो जाएगा बच्चों 6.5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमें 5 परमेय संख्या बीच की लिखनी थी, तो हम इस प्रकार बीच की 5 परमेय संख्या बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और देखो इसको हम परमेय संख्या के रूप में अगर बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं बच्चों। देखो इसको क्या करना है, देखो आप बता देते हैं, यहाँ पे इसका हल तो हो गया है, इसको आगे जिसे मतलब चेंज करना होता है क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे 0.61 है, अगर इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये संख्या है, तो 0.61 का मान कितना होता है बच्चों, तो दशमलव की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, तो दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना यहाँ पे 0 आ जाता है। तो बच्चों इसे परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा 61/100। ठीक है, इस रूप में अभी 61/100 निकल गया, ये 62/100, ये 63/100, ये 64/100, और ये बच्चों 65/100, इस रूप में ये बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये तो आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे थे, इसको आपने लिखना नहीं है, केवल हम आपको बता रहे थे इनको कैसे परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बच्चों इसको बताना है, सत्य और असत्य बताना है, और साथ में कारण भी बताना है। तो बच्चों प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य है। तो बच्चों कथन सत्य है। अब यहाँ पे लिखेंगे कारण। ठीक है बच्चों, अब कारण में हमें क्या बताना है, कारण में हमें लिख करके बताना है कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे कारण में हम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं शामिल हैं। ठीक है बच्चों, सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। तो देखो हमने पहले तो हमें बताना था कि सत्य है का सत्य है, तो बच्चों कथन क्या है, सत्य है। कारण में हमने बता दिया क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो शामिल होती हैं, इसलिए ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बच्चों कथन क्या है हमारा, असत्य है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य है। ये कथन का क्या है बच्चों, असत्य है। कारण में लिख देंगे हम, कारण में क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि पूर्णांक क्योंकि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक में पूर्णांक संख्या में मतलब जो इंटीजर होते हैं पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, ऋणात्मक
ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, भी होते हैं, होते हैं जबकि 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 पूर्ण संख्याओं में, जबकि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या, में कोई भी संख्या, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पे पूछा था प्रत्येक पूर्णांक में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों पूर्णांक क्या होता है, जहाँ आपको बता ही दिया था। तो पूर्णांक होते हैं वो, जैसे -1, -2, -3 और 0, 1, 2, 3, जो प्लस में जो संख्या रेखा पे हम नंबर रखते हैं वो पूर्णांक होते हैं हमारे। और पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ये हो जाएगा इसका कारण। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पद में एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों पूर्ण संख्या आप लोग को पता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और परमेय संख्या में माइनस भी होता है बच्चों, और रूट की भी, मतलब रूट वाली भी संख्या होती है, जैसे √4 भी एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार की बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम यहाँ पे पूछा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय होती है तो कथन कथन क्या होता बच्चों, सत्य होता। और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बच्चों ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या होगा बच्चों, असत्य है। कारण में लिखेंगे, कारण में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि परमेय संख्या के अन्य कई प्रकार, परमेय, परमेय संख्या के, परमेय संख्या में लिखेंगे सॉरी बच्चों, परमेय संख्या में, परमेय संख्या में अन्य, अन्य कई प्रकार, अन्य कई, कई प्रकार की संख्याएं, की संख्याएं, अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको, जिनको पूर्ण संख्या, जिनको पूर्ण संख्या के जैसे, के जैसे प्रदर्शित, प्रदर्शित, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया। और ये कारण असत्य है, कारण मैंने बता दिया कि परमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रश्नावली 1.1 थी, ये इसका पूरा हल हो चुका है। तो आशा है बच्चों आपको इसके सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।